स्टेप याद कर लो कि म्यू एस इंटू एन क्या देता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? सर नो अगर सर। उसके ऊपर हम लोग ने 10 लगाया फोर्स, तो फिर रिलेटिव मोशन क्या रुकेगा नहीं क्या? मतलब अगर हम लोग ने लास्ट में अपने 10 लगाया ना, वो मूव हाँ, कर रहा बाद में है, रुक जाएगा। हाँ तो हाँ, रिलेटिव मोशन तो रुक जाना चाहिए ना अगर 10 लगाया तो, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं तो देखो अभी भी है देखो, ना मैंने सिस्टम 10 में। न्यूटन फोर्स, हाँ सुनो, मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है जो कि 9 न्यूटन है, तो फोर्स अब ये एक्सीलरेट करेगा कि रिटार्ड करेगा? आगे की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, पीछे की तरफ 9 न्यूटन एक्सेलरेट फोर्स लग करेगा। रहा है, तो फिर ये रुकेगा? नहीं नहीं रुकेगा। और अगर मूव कर रहा है और मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, मूव कर रहा है और मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, इस सब में फ्रिक्शन कितना लगेगा? 9 ही लगेगा। जैसे 9 ही लगेगा। अब आगे की तरफ 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है और पीछे की तरफ 9 न्यूटन फोर्स लग रहा है, अब ये रुक जाएगा आगे जाके? हाँ हाँ सर, फोर्स से रिटार्ड करेगा। अब ये, हाँ अब ये आगे जाके रुक जाएगा। अब रुकने के बाद फ्रिक्शन कितना होगा? रुकने के बाद फ्रिक्शन 9 होगा। सर 5 कंसिस्टेंटली रुकने के लग रहा है, बाद, मतलब रुकने के बाद भी। रुकने के बाद भी लग रहा है तो फिर 5 ही हाँ रहेगा। 5 तो तो लग ही फिर रहा है। 5 हो जाएगा ना रुकने हाँ के 5 बाद। हो जाएगा फिर। हाँ 5 हो जाएगा, क्योंकि अब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, अब फ्रिक्शन मैक्सिमम 10 से रोक सकता है। 5 लग रहा है तो 5 चाहिए रोकने के लिए, तो 5 लगा के रुकेगा। तो जब तक वो मूव कर रहा है तब तक फ्रिक्शन 9 लगेगा, और जैसे रुक जाएगा फ्रिक्शन 5 हो जाएगा। मतलब सर एक बार अगर रिलेटिव मोशन चालू हो गया तो उसके बाद वो वापस से मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग नहीं लगाएंगे, फिर रिलेटिव मोशन चालू हो गया तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगाते रहेंगे। जब भी रिलेटिव मोशन हो रहा है तब काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है सर। और किसी को कोई डाउट है? फिर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये स्टैंडर्ड ग्राफ बहुत को पता होगा, इनफैक्ट सबको पता होना चाहिए, ये बोर्ड्स में भी है। ये मास है, ये रफ सरफेस है, यहाँ पे म्यू एस है और म्यू के है, और मैंने फोर्स लगाया। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में। वाई एक्सिस में फ्रिक्शन है और एक्स एक्सिस में फोर्स है। फ्रिक्शन को हमेशा स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब फोर्स 0 होगा तो फ्रिक्शन कितना होगा? आपको भी पता है। 0 ही होगा सर। हाँ, फिर अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, फोर्स 1 न्यूटन है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? स्टैटिक 1 फ्रिक्शन है, न्यूटन। फोर्स 1 न्यूटन है तो 1 न्यूटन लगेगा। तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आएगा। बट ऐसा कब तक रहेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन? जब जब फ्रिक्शन की तक वो स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की अटेन हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू रीच नहीं हो जाती। हाँ, तो इस समय, हाँ, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फोर्स को बढ़ाओगे तो वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यू के एन होता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेगा, तो ग्राफ ऐसा आएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है म्यू एस इंटू एन, और इस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है म्यू के इंटू एन। ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये वाला काइनेटिक फ्रिक्शन है, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन।
और ये एंगल होगा 45 डिग्री क्योंकि दोनों इक्वल है वाई और एक्स। सर ये ग्राफ वाला पार्ट फिर से रिपीट कीजिए ना। देखो जैसे यहाँ पे म्यू एस इंटू एन का वैल्यू मान लो 10 न्यूटन है और म्यू के इंटू एन का वैल्यू मान लो 9 न्यूटन है। तो फोर्स में 0 लगाऊंगा तो फ्रिक्शन भी 0 लगेगा, फोर्स 1 लगाऊंगा तो फ्रिक्शन भी 1 लगेगा, 2 लगाऊंगा तो 2 लगेगा। तो फोर्स और फ्रिक्शन हमेशा इक्वल आ रहा है स्टार्टिंग में। तो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा 45 डिग्री में क्योंकि वाई और एक्स इक्वल है। ऐसा तब तक होगा जब तक मैं 10 न्यूटन फोर्स ना लगा दूं। तो 10 न्यूटन तक तो ऐसे रहेगा। अब जैसे 10 का मैंने 11 न्यूटन कर दिया, अब ये मूव कर जाएगा। अब मूव कर जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जो कि 9 न्यूटन होगा। तो फिर 12 न्यूटन करोगे तो भी मूव करेगा तो 9 न्यूटन होगा, 13 करोगे तो भी मूव करेगा तो भी न्यूटन रहेगा। तो उसके बाद फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले तो ऐसा ग्राफ होगा फिर कांस्टेंट फ्रिक्शन लगेगा। हो गया? किसी को डाउट है? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिनिमम कितना फोर्स लगाएं ताकि ये मूव कर जाए। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। इस ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिनिमम कितना फोर्स लगाए ताकि ब्लॉक मूव कर जाए। म्यू एम जी। करेक्ट आंसर होगा म्यू एम जी। कैसे आएगा? यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम कितने से रोकेगा? म्यू इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन एम जी के इक्वल होगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एम जी से रोक सकता है। तो इस फोर्स को म्यू एम जी से ज्यादा होना पड़ेगा। तो लिमिटिंग केस में हम इक्वल लिख देंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिनिमम कितना फोर्स लगेंगे ताकि ये ब्लॉक मूव कर जाए, जो होगा म्यू एम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ब्लॉक में मिनिमम कितना फोर्स लगाए ताकि ये ब्लॉक मूव कर जाए। अब ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, अब ये कैसे भी हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि इस ब्लॉक में मिनिमम कितना फोर्स लगाएं ताकि ये ब्लॉक मूव कर जाए। तो इस केस में क्या होता है ना कि अगर हम लोग फोर्स ऐसे लगाएंगे किसी एंगल पे, तो फोर्स का एक तो एक्स कंपोनेंट आएगा और एक वाई कंपोनेंट आएगा। इस वाई कंपोनेंट की वजह से नॉर्मल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। हाँ, नॉर्मल डिक्रीज हो गया। अब नॉर्मल डिक्रीज हो गया तो फ्रिक्शन जो मैक्सिमम रोक सकता है म्यू इंटू एन से, अब एन डिक्रीज हुआ तो फ्रिक्शन भी डिक्रीज हो गया।
तो ये फ्रिक्शन डिक्रीज हो गया। अब ये कम है, ये डिक्रीज हो गया, तो हमें जो मूव कराने के लिए फोर्स चाहिए वो और भी कम चाहिए। तो इस केस में और भी कम फोर्स चाहिए। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे कि यहाँ पे इसका एमबीडी बनाएंगे तो ये फोर्स लगेगा, इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, mg लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा। y डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है तो y डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। y डायरेक्शन में एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है। बैलेंस मतलब अपवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स को इक्वल कर देंगे। यहाँ से हमारा नॉर्मल आ जाएगा। फिर ये फ्रिक्शन होगा म्यू इनटू एन। अब इसको हमें जस्ट मूव कराना है तो ये वाला फोर्स को इस फ्रिक्शन से ज्यादा होना पड़ेगा और जस्ट मूव कराना है तो इक्वल होना पड़ेगा। तो मूव कराना है तो क्या कंडीशन आ जाएगा, एफ कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू इनटू एन। एन का वैल्यू डाल देंगे हम। यहां से अगर हम लोग एफ निकालेंगे ना, वो आएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा या फिर म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हमारा फोर्स आ जाएगा। मैं वापस बताता हूं। क्वेश्चन ये है कि इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए मिनिमम कितना फोर्स चाहिए। ये चीज याद रखना, वो जो मिनिमम फोर्स होता है ना, वो ऐसे नहीं लगता है, वो कुछ एंगल में लगता है। अब एंगल में लगेगा ना तो उसका एक वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, उस कंपोनेंट की वजह से नॉर्मल डिक्रीज हो जाएगा। तो नॉर्मल डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से फ्रिक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कम हो गया तो ये जो फोर्स का हमें वैल्यू चाहिए वो भी कम चाहिए। तो मिनिमम फोर्स जो होता है वो एंगल पे लगता है। मैं बोल रहा हूँ एक सेकेंड रुकना। तो मिनिमम फोर्स जो लगता है ना वो ऐसे एंगल में आता है। अब हमें सॉल्व करने के लिए हम इसका कंपोनेंट ले लेंगे। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाई डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है तो वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले को इक्वल कर देंगे। वहां से नॉर्मल रिएक्शन इतना आ जाएगा। इस नॉर्मल को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब मूव कराने के लिए ये फोर्स को इससे ज्यादा होना पड़ेगा और लिमिटिंग केस में हम इक्वल कर देंगे। तो मूव करने की कंडीशन क्या होगा, दिस इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, दिस इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। एन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां से हम एफ निकालेंगे तो ये फोर्स आ जाएगा। तो इस एंगल पे मूव कराने के लिए हमें इतना फोर्स चाहिए। विभूति समझा? हाँ सर। नेक्स्ट, अब देखो, तो ये मूव कराने के लिए इतना फोर्स चाहिए, लेकिन ना अगर हम लोग एंगल अलग अलग लेंगे तो ये जो फोर्स आया ये भी अलग अलग आएगा, क्योंकि एंगल चेंज करेंगे तो फोर्स भी चेंज होगा। तो हमें सबसे मिनिमम फोर्स चाहिए, हमें इसका सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब इसका सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसका हमें सबसे मतलब
इसका मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम। और हाँ, तुम लोगों को पता है ना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्स वैल्यू कितना होता है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। बी स्क्वायर। तो फोर्स का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मिनिमम वैल्यू आएगा। और ये चीज हम लोग मैक्सिमम कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन को किसके इक्वल होना पड़ेगा? इस चीज को हम लोग मैक्स कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। tan थीटा इक्वल टू म्यू। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन को 0 होना पड़ेगा, और इसका डिफरेंशिएशन को 0 कर दोगे तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू के इक्वल आ जाएगा। किसी को डाउट है? नहीं सर। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि एक ब्लॉक को मूव कराने के लिए जो मिनिमम फोर्स होता है ना, वो ऐसे एंगल में लगता है। ये एंगल कितना होता है? ये एंगल इस फॉर्मूले से आता है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू से। और ये मिनिमम फोर्स कितना होता है? ये मिनिमम फोर्स होता है म्यू एम जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो मिनिमम इतना फोर्स होता है, म्यू एम जी नहीं होता है। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करो। ये ग्राउंड है और यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। यहाँ पे तुम लोगों को एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। कोई फोर्स वोर्स कुछ नहीं लग रहा, जो है ऐसे ही है। ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। सर इस क्वेश्चन में सर क्या करना है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। tan इनवर्स म्यू है क्या सर? 0। मैं बताऊंगा करेक्ट आंसर।
sir, tan inverse 1 by mu. हो गया। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा ये बताओ, फ्रिक्शन कितना लगेगा? नहीं लगेगा ना, जीरो लगे। 0 लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा? इनके डायरेक्शन में। इन दोनों का रिजल्टेंट एन के डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये तो जीरो है, तो इनका रिजल्टेंट के डायरेक्शन में आएगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल होता है, क्योंकि यहाँ पे कितना है, जीरो है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जीरो आएगा यहाँ पे। सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब बताइए ना एक और। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब जो आर और एन के बीच का एंगल होता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। रिजल्टेंट मतलब नाम नॉर्मल और भी- फ्रिक्शन के बीच का रिजल्टेंट ना। हाँ, रिजल्टेंट जो होता है वो नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होता है। एक और तरीके से कर सकते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है एफ बाई एन। एफ फ्रिक्शन जो होता है वो एन के इक्वल होता है क्या हमेशा? नहीं, तुम लोगों का प्रॉब्लम ही ये है कि तुम लोग फ्रिक्शन को म्यूएन लिख देते हो। फ्रिक्शन को म्यूएन लिखोगे तो फ्रिक्शन के क्वेश्चंस नहीं होंगे। फ्रिक्शन हमेशा म्यूएन नहीं होता है। यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो है, म्यूएन नहीं है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखा करो कि फ्रिक्शन हमेशा म्यूएन नहीं होता है। फ्रिक्शन म्यूएन से छोटा भी हो सकता है। फ्रिक्शन हमेशा म्यूएन नहीं होता है, फ्रिक्शन म्यूएन से छोटा भी हो सकता है। और फ्रिक्शन म्यूएन के इक्वल कब होता है? फ्रिक्शन जब रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी तो हमेशा ही होता है। यहाँ पे अगर मैं तब जस्ट मूव करने लग जाए। हाँ, जब या तो रिलेटिव मोशन हो रहा है या फिर जस्ट रिलेटिव मोशन होने वाला होता है, तो फिर फ्रिक्शन म्यूएन होता है, नहीं तो नहीं होता फ्रिक्शन। तो बाकी केस में फ्रिक्शन म्यूएन छोटा होता है। तो प्लीज याद रखना, कहीं भी फ्रिक्शन देखा तो म्यूएन मत कर देना बस। फ्रिक्शन म्यूएन नहीं होता है, फ्रिक्शन म्यूएन से छोटा भी हो सकता है। और फ्रिक्शन म्यूएन कब होता है ये भी याद करो। फ्रिक्शन म्यूएन तब होता है जब रिलेटिव मोशन होता है, हो रहा होता है, या फिर जस्ट होने वाला होता है, मतलब जस्ट टेंडेंसी है कि उसका रिलेटिव मोशन होने वाला है, तो फ्रिक्शन म्यूएन होता है। बाकी केस में फ्रिक्शन म्यूएन से छोटा होता है। और कितना होता है? जितना जरूरत है उतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ग्राउंड है और ये एक प्लैंक है। ये प्लैंक ना पहले तो एकदम हॉरिजॉन्टल है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस प्लैंक को मैं ना, ये पॉइंट फिक्स्ड है, प्लैंक को इस पॉइंट के अबाउट ना ऐसे रोटेट कर रहा हूं। मतलब थोड़े टाइम बाद प्लैंक ऐसा हो जाएगा, फिर और रोटेट कराऊंगा तो और ऐसा हो जाएगा, उसके ऊपर ब्लॉक भी है। तो ना ऐसे एंगल, ये वाला एंगल मैं धीरे धीरे बढ़ाते रहूंगा ना, तो एक पॉइंट आएगा जब ये ब्लॉक स्लाइड हो जाएगा। पहले ये एंगल मैंने जीरो रखा, फिर धीरे धीरे इसको ऊपर लेके आ रहा हूं, तो ये एंगल धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूं। तो ऐसे बढ़ाते रहूंगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये ब्लॉक स्लाइड हो जाएगा। उस समय का ये एंगल कितना होगा ये बताना है। जब ये ब्लॉक स्लाइड हो जाएगा उस समय ये एंगल कितना होगा ये बताना है। tan inverse mu. tan theta equal mu. tan इनवर्स म्यू। वेरी गुड। कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसका एफबीडी बनाएंगे, तो mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, इधर कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा।
और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितने से रोक सकता है? म्यू इंटू एन, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे एम जी कॉस थीटा होगा। तो ये फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितने से रोक सकता है? अब ये मूव कब कर जाएगा? जब ये वाला फोर्स इससे ज्यादा होगा, और लिमिटिंग केस में हम इक्वल कर देंगे। तो हमें इसको स्लाइड कराना है तो इस फोर्स को इससे ज्यादा होना पड़ेगा, और लिमिटिंग केस में हम इक्वल कर देंगे। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। यहां से हमारा tan थीटा आ जाएगा म्यू, और ये थीटा हो जाएगा tan इनवर्स म्यू। tan थीटा स्क्वायर म्यू ही अच्छा है, ऐसे याद रखो। तो ये तुम लोगों को याद रखना है कि इंक्लाइन प्लेन में ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, तो कौन से एंगल पे ब्लॉक स्लाइड हो जाता है? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू पे। उससे एंगल ज्यादा होगा तो भी स्लाइड हो जाएगा, उससे कम एंगल होगा तो स्लाइड नहीं होगा। जब इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है तो इस एंगल या फिर इससे ज्यादा एंगल पे ब्लॉक स्लाइड हो जाता है, इससे कम एंगल पे स्लाइड नहीं होता है। किसी को डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक, ये ग्राउंड है, ये वॉल है, और ये एक ब्लॉक है, और ये स्विंग है, और सरफेस रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अब इस ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया F, तो बताने कि टेंशन कितना होगा। इस ब्लॉक पे F फोर्स लगाया तो टेंशन कितना होगा ये बताएंगे। आप लेकर आओगे हो?
यहाँ पे टेंशन कितना होगा? F minus mu mg. F माइनस म्यू एम जी आया आंसर। अब मैं बताता हूँ, ठीक है? एक बार स्ट्रिंग को भूल जाओ। अगर ये फोर्स का वैल्यू म्यू एम जी से छोटा है या फिर इक्वल है तो ये ब्लॉक मूव करेगा। अगर ये फोर्स का वैल्यू म्यू एम जी से छोटा है या फिर इक्वल है तो ये ब्लॉक मूव करेगा। आंसर जल्दी जल्दी। नहीं करेगा सर, तो टेंशन 0 हो जाएगा तब तो। अब ये नहीं करेगा तो यहाँ नहीं पे करेगा सर। हाँ, तो मूव नहीं कर रहा है तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग होगा वहां का टेंशन कितना होगा? मूव नहीं कर रहा है तो यहाँ स्ट्रिंग को खींचेगा क्या? ये टेंशन 0 होगा सर। टेंशन कितना हो जाएगा? 0। और अगर एफ का वैल्यू म्यू एम जी से ज्यादा है, स्ट्रिंग को हटा दो एक बार, तो फिर ये मूव करेगा क्या? करेगा। स्ट्रिंग हटा दिया अगर, हाँ सर करेगा सर। लेकिन अगर स्ट्रिंग है तो मूव करेगा। अगर स्ट्रिंग है तो मूव कर ऑब्वियसली नहीं करेगा। अब यहाँ पे स्ट्रिंग को ये खींचेगा तो स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा, तो स्ट्रिंग भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा टी, और ये मूव नहीं कर रहा तो इसका एक्सेलेरेशन 0 होगा। फोर्स को बैलेंस करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा F इज इक्वल टू टी प्लस म्यू एम जी। तो यहाँ से हमारा टी आ जाएगा F माइनस म्यू एम जी। तो इसमें दो केस बनेंगे कि फोर्स ज्यादा है म्यू एम जी से कि फोर्स छोटा है। फोर्स अगर छोटा है तो फिर टेंशन 0 होगा, और फोर्स अगर ज्यादा है तो टेंशन इतना होगा। अब तुम लोगों का फिर से वही है, तुम लोगों ने फ्रिक्शन को सीधा म्यू एम जी लिख रहे हो। फ्रिक्शन को म्यू एम जी लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फ्रिक्शन हमेशा म्यू एम जी नहीं होता है। और मुझे एक ये भी बता दो, इस केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा? जब फोर्स म्यू एम जी से छोटा है तो फ्रिक्शन कितना होगा? फोर्स फोर्स की के इक्वल होगा। और जब फोर्स म्यू एम जी से ज्यादा है तो फ्रिक्शन कितना होगा? mu mg. यूएमजी होगा। वेरी गुड। किसी को डाउट है कुछ भी? नो सर। सर लास्ट वाला वापस रिपीट कीजिए। फ्रिक्शन वाला पार्ट? हाँ सर, वो F इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन वाला, हाँ वही। अगर फोर्स ना म्यू एम जी से छोटा है तो ये फोर्स जो है ये म्यू एम जी से छोटा है, तो फिर जैसे कि म्यू एम जी का वैल्यू मान लो 10 है और फोर्स का वैल्यू मान लो 7 है, तो ये जो म्यू एम जी होता है ये तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन होता है। अब फोर्स 7 न्यूटन लग रहा है तो रोकने के लिए हमें कितना फ्रिक्शन का जरूरत है? 7 न्यूटन की जरूरत है। फ्रिक्शन समझा सर। 7 न्यूटन लगेगा, 10 न्यूटन ही लगेगा। फोर्स 10 से ज्यादा है तो फिर पूरा फ्रिक्शन लग जाएगा 10 न्यूटन। और इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक वो है 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम।
तो लोग डायरेक्टली क्वेश्चन से करेंगे। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का 2 मेथड होता है। ये ब्लॉक ए है, इसका मास 10 kg है। ये ब्लॉक बी है, इसका भी मास 10 kg है। ये सरफेस स्मूथ है और ये सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5 न्यूटन। हम लोग इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन। ऐसा कभी भी फिगर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स। एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है तो हम लोग उसको कहते हैं 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। पर उसको करने से पहले ना मेरे को ये करने दो, एक दूसरा टॉप चीज पढ़ने दो। ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। कभी भी एक के ऊपर एक ब्लॉक होगा फ्रिक्शन, उसको हम लोग 2 ब्लॉक प्रॉब्लम कहते हैं। ये भी सरफेस रफ है, ये भी सरफेस रफ है। हमने फोर्स ए पे लगाया। तो मुझे प्लीज आंसर करना, फोर्स ए पे लगाया तो पहले कौन मूव करना चाहेगा, ए के बी? इस फोर्स की वजह से कौन मूव करना चाहेगा? ए मूव करना चाहेगा पहले। ए ए सर। तो ए पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? पीछे की तरफ। अपोजिट डायरेक्शन। इन न्यूटन्स थर्ड लॉ, बी ने ए के ऊपर B में फ्रिक्शन लेफ्ट में लगाया तो ए बी के ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? राइट पे। हाँ, राइट की डायरेक्शन। फिर बी किसकी वजह से मूव करना चाह रहा है, एफ के वजह से कि फ्रिक्शन की वजह से? बी को कौन सा Friction फोर्स की मूव वजह से। करा? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से। हाँ, तो इस फ्रिक्शन की वजह से बी आगे जाना चाहेगा तो ग्राउंड बी के ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगाएगा? पीछे की तरफ। तो यहां से हमें सारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझ में आ गया, अलग अलग जगह पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। मैं इसको वापस रिपीट करूंगा बट एक बार तुम लोग अच्छे से देख लो। तुम लोग इस केस पे देखो तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, जिसको समझ में आ गया तब तक मैं ये वापस समझाता हूँ। देखो यहाँ पे फोर्स हमने ए पे लगा तो इस फोर्स की वजह से ए मूव करना चाहेगा राइट की तरफ। अब ए राइट की तरफ मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शन उसको रोकेगा, तो फ्रिक्शन उस पर लेफ्ट की तरफ लगेगा। अब बी ने ए पे फ्रिक्शन लेफ्ट लगाया तो ए बी पे फ्रिक्शन राइट लगाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये उस पे लेफ्ट लगाता है तो वो इस पे राइट लगाएगा। अब इस फ्रिक्शन की वजह से, अब देखो ये फोर्स तो ए पे लग रहा है, बी पे नहीं लग रहा है। बी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन की वजह से बी राइट जाना चाहेगा। बी राइट जाना चाहता है तो यहाँ पे जो सरफेस है ये इसको फ्रिक्शन लगा के रोकेगा और फ्रिक्शन इस पे लेफ्ट लगाएगा। अब इस क्वेश्चन में सर। इस हाँ सर ये कंडीशन क्या है कि मतलब दोनों ब्लॉक रफ है कि दोनों स्मूथ है कि एक रफ और एक स्मूथ है? ये मैंने बोला था बीच। यहाँ पे फोर्स बी पे लगा है तो पहले बी मूव करना चाहेगा राइट की तरफ। अब बी राइट की तरफ मूव करना चाहेगा तो बी के ऊपर फ्रिक्शन ग्राउंड भी लगाएगा और बी लगाएगा। दोनों फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट में, क्योंकि बी राइट जाना चाहता है। अब ए ने बी के ऊपर फ्रिक्शन लेफ्ट लगाया तो बी ए के ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगाएगा, राइट डायरेक्शन में। और एक किसकी वजह से मूव करना चाह रहा है, एफ की वजह से कि फ्रिक्शन की वजह से? फोर्स की वजह से कि फ्रिक्शन की वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। सर ना मैडम, ये जो हम देख रहे हैं इसमें हमारा एमएस का भी डाल दीजिए तो कंबाइन हो जाएगा। हाँ बराबर। किसी का माइक ऑन है?
और कुछ किसी को डाउट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन सीख रहे हैं। नहीं समझ में आया बोलो, मैं वापस समझाता हूँ। सर वो जो फर्स्ट वाला केस है उसमें जो ब्लॉक बी है वो फ्रिक्शन एफ से मूव कर रहा है, तो वो जो फ्रिक्शन है वो ए बी पे लगा रहा है या बी ए पे लगा रहा है? कौन सा देखो ब्लॉक, देखो मैंने फ्रिक्शन जो है ना वो एग्जैक्टली सरफेस पे नहीं दिखा है, सरफेस से थोड़ा नीचे की तरफ दिखा है, बी पे लगते हुए दिखा है। ये बी पे लग रहा है और ए लगा रहा है, और इसको सरफेस से ऊपर की तरफ दिखा है ए पे लगते हुए, तो ये ए पे लग रहा है, बी ने लगाया, तो ये फ्रिक्शन ए बी पे लगा रहा है और ये फ्रिक्शन बी ए पे लगा रहा है। सर तो अभी मतलब मैं अगर मान लो कोई भी n नंबर ऑफ ब्लॉक्स का सिस्टम है और उसमें किसी एक ब्लॉक पर मैंने मतलब फोर्स लगाया, तो उस वो जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में उस पर उसकी वजह से उस पर फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट साइड में ही लगेगा ना फोर्स के? हाँ हाँ, यही पढ़ा रहा हूँ। हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अभी हमें ना क्वेश्चन ये है कि ये दो ब्लॉक है, ये सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस रफ है, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना रखा लिया हुआ है, और हमने फोर्स 50 न्यूटन लगाया। अब इस केस में हम लोग सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो अलग बात है, बट फिलहाल ये दोनों साथ में जाएंगे कि अलग अलग भी जा सकते हैं? फिलहाल ये दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे कि अलग अलग भी जा सकते हैं? हमने कौन सा भी, हमें कुछ नहीं पता। अलग अलग ही जा सकते हैं। दोनों अलग अलग भी। हाँ, और फिर यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक लगेगा कि दोनों लग सकता है? हमने कुछ दोनों लग सॉल्व नहीं किया, सकता हमें है। कुछ नहीं पता। दोनों पॉसिबल है। तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, कि दोनों हो सकता है, सेम भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है? दोनों दोनों हो सकते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन यही है कि इस दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है और यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लगा वो बताना है। यहाँ पे ये कि ये दोनों ब्लॉक साथ में भी जा सकते हैं तो इनका एक्सेलरेशन सेम आएगा, ये दोनों ब्लॉक अलग अलग भी जा सकते हैं तो इनका एक्सेलरेशन डिफरेंट आएगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक भी लग सकता है और काइनेटिक भी लग सकता है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी कुछ भी आ सकता है। तो हमें निकालना है कि दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा और यहाँ का फ्रिक्शन कितना होगा। अब पहले तो हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं। फोर्स ए पे लग रहा है तो पहले ए मूव करना चाहेगा तो ए फ्रिक्शन लेफ्ट लगेगा। अब ए पे फ्रिक्शन लेफ्ट लग रहा है तो बी पे फ्रिक्शन राइट लेगा, और ये तो स्मूथ है तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। मुझे बताओ बी किसके वजह से मूव करना चाह रहा है, फोर्स की वजह से कि फ्रिक्शन की वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। और बी पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो अलग अलग हो सकता है। ये फोर्स का वैल्यू चेंज करो ना तो ये फ्रिक्शन भी अलग अलग कुछ लगेगा। तो बी पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा वो कितना लग सकता है? हम लोग पहले यहाँ का मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। यहाँ का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा? म्यू इंटू एन। म्यू 7.5 है और नॉर्मल रिएक्शन 100 है तो ये कितना आ जाएगा? 50 ना। तो ये जो फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम 50 हो सकता है, 50 से कम भी हो सकता है, 50 से ज्यादा भी हो सकता है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, बी को कौन सा फोर्स मूव करा रहा है? फ्रिक्शन। हाँ, और वो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा कितना लग सकता है? 50 न्यूटन। तो बी का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा कितना हो सकता है? 5 न्यूटन, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड पर। 5। फोर्स
तो इसे आंसर देना, ये फोर्स किसको मूव कराना चाहता है? ये वाला जो फोर्स है ये किसको मूव कराना चाहता है? एक को। देखो ए को मूव कराना चाहता है, और ए बी को अपने साथ लेके जाना चाहता है। ए बी को अपने साथ लेके जाना चाहता है, और ए बी के ऊपर कौन सा फोर्स लगा के अपने साथ लेके जा रहा है? फ्रिक्शन लगा के। ए बी के ऊपर मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लगा सकता है? 50 न्यूटन। तो बी जो है ना, वो ए के साथ मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन तक जा सकता है? बी 5 ए के एक्सेलरेशन साथ, दोनों साथ में जाएंगे। तो अगर ए बी को बोलेगा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा एक्सेलरेशन 3 रखूंगा, तो बी साथ में चला जाएगा। हाँ सर। हाँ मान जाएगा। और ए अगर बी को बोलेगा कि तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हारा एक्सेलरेशन 7 रखूंगा, तो बी साथ में जाएगा। यही नहीं सर, अभी साथ में नहीं जाएगा, 7 रहेगा तो। और अगर ए और बी साथ में जा रहे हैं, अब ए और बी अगर साथ में जा रहे हैं तो पूरे को सिस्टम मान लेंगे। अब पूरे को सिस्टम मान लेंगे तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? अगर साथ में जा रहे हैं तो फोर्स ये लग रहा है, ये तो स्मूथ है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 50/20। 5/2 सॉरी। अगर ए और बी साथ में जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन आएगा F नेट बाय मास। अब सिस्टम पूरा है तो उस पे नेट से 50 लग रहा है, और सिस्टम का मास अब 20 है, तो ये आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे बी मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन तक साथ में जा सकता है? 5, और साथ में जा रहा है तो एक्सेलरेशन 2.5 है, तो बी साथ में चला जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ जाएगा। और बी साथ में जाएगा तो बी का एक्सेलरेशन कितना होगा? 2.5 ही रहेगा ना अगर साथ में जाएगा तो। साथ में जा ही रहा है ना, साथ में जा रहा है, तो लोग जब साथ में जा रहे हैं तो उनका एक्सेलरेशन 2.5 है, तो बी का एक्सेलरेशन 2.5 है। और साथ में जा रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक लग रहा है। तो फिर ये 50 न्यूटन वाला फ्रिक्शन लग रहा है क्या? तो फ्रिक्शन 50 न्यूटन लग रहा है क्या? हाँ सर लगेगा। नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं लगेगा, सॉल्व करके आगे तो अलग बात है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यूएन नहीं होता है ना, तो डायरेक्टली हम लोग 50 न्यूटन नहीं बोल सकते। सॉल्व करके देखते क्या आता है। 50 न्यूटन नहीं लगेगा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएन नहीं होता है, उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू म्यूएन होता है। अब बी का फ्रिक्शन, अब यहाँ का फ्रिक्शन करने के लिए हम लोग बी को सिस्टम मान लेते हैं। बी पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उसको म्यूएन नहीं लिख सकते हैं, और बी का एक्सेलरेशन है 2.5। अब इसमें न्यूटन लॉ लगा दोगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आएगा? 25। फ्रिक्शन 25 लग रहा है। सर तुम तो हमारा डाउट था आंसर कि डाउट पूछ लेना, पर एक बार मेरे को ये चीज वापस एक्सप्लेन कर, ठीक है? एक बार मुझे एक्सप्लेन करने दो। तो हमारा इसका फाइनल आंसर है कि ये दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे, इनका एक्सेलरेशन इतना होगा और इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन इतना लगेगा, यही पूछा था।
हम इस क्वेश्चन को वापस सॉल्व करते हैं। तुम लोग आंसर देना, आंसर दोगे तभी समझ में आएगा, चुपचाप बैठे रहोगे फिर नहीं समझ में आएगा। और मुझे भी पता चलेगा अगर आंसर गलत दे रहा तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। सबसे पहले तो यहाँ पे ये होगा कि ये दोनों ब्लॉक हैं, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है और ये सरफेस स्मूथ है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू अलग अलग भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ब्लॉक साथ में जा रहे हैं तो इनका एक्सेलेरेशन सेम होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ब्लॉक अलग अलग जा रहे हैं तो दोनों का एक्सेलेरेशन अलग अलग होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना यही है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा और यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है वो निकालेंगे। वो होता है म्यू इंटू एन। म्यू इतना है, n 100 है तो ये 50 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्स हमने ए पे लगाया तो फ्रिक्शन ए को रोकेगा, ए पे फ्रिक्शन लेफ्ट लगेगा। अब ए पे फ्रिक्शन लेफ्ट लग रहा है तो बी पे राइट लगेगा। अब मुझे आंसर दो, बी कौन से फोर्स की वजह से जाना चाहता है? फ्रिक्शन के फोर्स। एफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन का वैल्यू 50 न्यूटन है। जनरलाइज करके बोलो, मतलब ऐसा फ्रिक्शन हमेशा म्यू एन होता है क्या? नहीं होता है। तो ये फ्रिक्शन 50 न्यूटन है क्या? बिना सोचे समझे। नहीं, ये फ्रिक्शन 50 न्यूटन नहीं है। ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना है? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 50 न्यूटन है। तो बी का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना आएगा? 5 आएगा। 5 आएगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है क्योंकि बी पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन सबसे ज्यादा 50 लग रहा है, तो बी का एक्सेलरेशन भी सबसे ज्यादा कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि ये फोर्स ए पे लग रहा है और ए चाह रहा है कि बी उसके साथ साथ जाए, और ए बी के ऊपर कौन सा फोर्स लगा के साथ में लेके जाना चाहता है? फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 50 हो सकता है, तो बी का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा 5 भी हो सकता है। तो बी ए के साथ मैक्सिमम 5 एक्सेलरेशन तक साथ में जा सकता है। मतलब अगर ए बी को बोलेगा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा एक्सेलरेशन मैं 5 से कम रखूंगा, तो बी साथ में चला जाएगा। और अगर ए बी को बोलेगा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा एक्सेलरेशन मैं 5 से ज्यादा रखूंगा, तो बी नहीं जाएगा, क्योंकि बी का 5 से ज्यादा एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। और फिर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि अगर ये दोनों साथ में जा रहे हैं तो इनका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अभी ये दोनों साथ में जा रहे हैं तो इस पूरे को सिस्टम मानेंगे। इस सिस्टम में फोर्स 50 न्यूटन लग रहा है और सिस्टम का मास 20 है, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पे ए बी को बोल रहा है कि तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हारा एक्सेलरेशन 2.5 रखूंगा। बी मैक्सिमम 5 तक साथ में जा सकता है, तो यहाँ पे साथ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे सर। सब साथ में चला जाएंगे, तो फिर एक्सेलरेशन कितना होगा इन दोनों का? इन दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो इनका एक्सेलरेशन कितना होगा? 2.5। 2.5 दोनों से 2.5 होगा और साथ में जा रहे हैं तो इनके बीच का फ्रिक्शन बिना सोचे समझे 50 न्यूटन होगा, म्यूएन होगा। साथ में जा रहे तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएन नहीं होता है, तो फ्रिक्शन म्यूएन नहीं होगा, 50 नहीं होगा। और फ्रिक्शन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग बी को सिस्टम मान लेते हैं। बी पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसको म्यूएन नहीं ले सकते हम। और बी का एक्सेलरेशन है 2.5, तो इस पे न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। नेट फोर्स फ्रिक्शन है, इसका मास 10 है और एक्सेलरेशन 2.5 है, तो फ्रिक्शन आ जाएगा 2.25 न्यूटन। तो ये दोनों का एक्सेलरेशन आ गया और ये फ्रिक्शन आ गया। लास्ट वाला पार्ट फिर से समझाइए ना।
एक बार तुम लोग देख लो, समझ लो, मैं 2 मिनट बाद वापस समझाता हूँ, कॉपी भी कर लो। हाँ, लास्ट वाला पार्ट, यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि दोनों ब्लॉक साथ में जा रहे हैं और दोनों का एक्सेलरेशन लेना है। अब साथ में जा रहे हैं तो उनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन में नहीं होता है, उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू म्यू हो सकता है बट वो म्यू नहीं होता हमेशा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए मैंने बी को सिस्टम माना, बी पे फ्रिक्शन लग रहा है जो कि म्यू नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब बी का एक्सेलरेशन इतना है, अब इस पे मैंने न्यूटन लगा दिया तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इनटू a, फ्रिक्शन 25 आ गया। सर ए प्लस बी सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 होगा ना? क्या क्या? ए प्लस बी जो सिस्टम है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 होगा ना, उसके बाद तो अलग अलग मूव करेंगे ना? हाँ, अगर a प्लस बी साथ जा रहे हैं तो साथ में वो मैक्सिमम 5 तक जा सकते हैं। 5 से ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो वो अलग अलग जाएंगे। और किसी को कोई डाउट है? नो सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सेम क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूँ, तो सर डेटा चेंज करके। अब इस 50 न्यूटन को मैं 100 न्यूटन कर देता हूँ। फिर यहाँ का मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालेंगे तो वो फिर से म्यू एन होगा, तो वो फिर से 50 न्यूटन होगा। अब फिर से बी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? फाइव। और अभी साथ में जाएंगे तो इनका एक्सेलरेशन कितना होगा? 5 होगा। साथ में जाएंगे तो पूरे को सिस्टम मान लेंगे, पूरे सिस्टम में फोर्स 100 न्यूटन लग रहा है और मास 20 न्यूटन है, तो 100 बाय 20 5 ही आएगा। तो ये दोनों साथ में जाएंगे कि नहीं? साथ में जाएंगे सर। जाएंगे सर। जाएंगे सर। अब साथ में जाएंगे तो फिर से स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू एन नहीं होता है तो 50 नहीं होगा। अब फ्रिक्शन निकालने के लिए फिर से हम लोग बी को सिस्टम मान लेंगे। बी पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, एफ बी का मास 10 है और इसका एक्सेलरेशन है 5। अब इसमें हम लोग न्यूटन लॉ लगा देंगे तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10 इट इज 50 न्यूटन। अब ये सॉल्व करके 50 न्यूटन आ गया, तो ठीक है, दोनों के बीच फ्रिक्शन 50 न्यूटन लग रहा है और इन दोनों का एक्सेलरेशन 5 है इस केस में। आंसर आ गया। किसी को डाउट है?
नहीं सर। नेक्स्ट, वापस डेटा चेंज कर देते हैं। इसको 150 न्यूटन कर देते हैं, तो फिर से वही मैक्सिमम फ्रिक्शन फिर से 50 न्यूटन ही आएगा। फिर से बी का मैक्सिमम एक्सलेशन निकालेंगे तो वो फिर से नेट फोर्स बाय मास 5 ही आ जाएगा। फ्रिक्शन अभी भी मैक्सिमम उस पर 50 लग रहा है। अब अगर साथ में जा रहे हैं तो इनका एक्सलेशन कितना आएगा? फिफ्टीन बाय 2। 10.5। नेट फोर्स, इस सिस्टम में नेट फोर्स है 150, सिस्टम का मास है 2, 7.5 आ गया। अब ए बी को बोल रहा है कि तुम मेरे साथ चलो और तुम्हारा एक्सलेशन मैं 7.5 रखूंगा। बी मैक्सिमम इतना एक्सलेशन तक ये साथ में जा सकते हैं, तो अब ये दोनों साथ में 5। जाएंगे। नहीं सर, अभी अब ये दोनों नहीं साथ नहीं में सर। जाएंगे, नहीं आएंगे सर। अब ये दोनों अलग अलग जाएंगे। तो अब इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा? काइनेटिक। काइनेटिक। वो 50 होगा। नहीं सर। ये 50 म्यू एन का वैल्यू है। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यू एन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यू एन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन वैरी करता है। हाँ सर। अब अगर ये अब ये दोनों अलग अलग जा रहे हैं तो इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एन होता है, और म्यू एन का वैल्यू 50 आया, तो ये फ्रिक्शन 50 आएगा। अब इन दोनों का एक्सलेशन ये आएगा कि निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, अलग अलग आएगा। हाँ, अब ये दोनों अलग जा रहे हैं तो इनका एक्सलेशन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? हमें निकालना पड़ेगा। दोनों का अलग अलग एक्सलेशन होगा तो दोनों को हम अलग अलग सिस्टम मान देंगे। अब एक को सिस्टम मानेंगे तो उसमें 150 आगे लग रहा है, फ्रिक्शन उस पे पीछे की तरफ लग रहा है जो कि 50 न्यूटन है। बी फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन। तो ए का एक्सलेशन कितना आ जाएगा? नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स देखो ए पे 100 है, 150 आगे 50 पीछे, और ए का मास है 10, तो ए का एक्सलेशन आ जाएगा 10। बी का एक्सलेशन कितना आएगा? नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स उसमें 50 है, मास उसका 10 है, तो 5 आ जाएगा। किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। अब इस क्वेश्चन को एक और मैथड से सॉल्व कर सकते हैं, मैं वो मैथड बताता हूँ। यहाँ पे ना इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन क्या चाहता है कि ये दोनों ब्लॉक साथ में जाए कि अलग अलग जाए? इन दोनों ब्लॉक के बीच में लग रहा है वो फ्रिक्शन क्या चाहता है कि ये दोनों ब्लॉक साथ में जाए कि अलग अलग जाए? फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो। फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो। मतलब फ्रिक्शन क्या चाहेगा? ये दोनों ब्लॉक साथ में जाए कि अलग अलग जाए? साथ में जाए। साथ में जाए। तो हम लोग एक बार एज्यूम कर लेते हैं इस मेथड में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों ब्लॉक साथ में जा रहे हैं। अब ये दोनों ब्लॉक साथ में जा रहे हैं तो इनका कॉमन एक्सलेशन कितना आ जाएगा?
अब दोनों साथ में जा रहे हैं तो उसको पूरे को सिस्टम मानेंगे। पूरे सिस्टम में 50 फोर्स लग रहा हो, मास 20 है, तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2.5 P by 20, 2.5। यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया है कि ये दोनों ब्लॉक साथ में जा रहे हैं, ठीक है। एज्यूम कर लिया तो ठीक है, कर लिया। अब मैंने इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब ये दोनों ब्लॉक साथ में जा रहे हैं, अगर हमने ऐसा एज्यूम किया तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? स्टैटिक लगेगा। स्टैटिक। स्टैटिक तो वो लगेगा। 50 न्यूटन, उसको हम 50 न्यूटन लिखेंगे कि एफ लिखेंगे? एफ लिखेंगे। अब हम ये फ्रिक्शन का वैल्यू निकालते हैं। फ्रिक्शन का वैल्यू निकालने के लिए मैं बी को सिस्टम मान लेता हूँ। पी पे फोर्स सिर्फ एफ लग रहा है और बी का एक्सेलरेशन 2.5 है। अब इसमें न्यूटन पर लगा देते हैं तो ये फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? m into a, that is 25 न्यूटन। और फिर मैक्सिमम फ्रिक्शन भी निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है? 50 न्यूटन। तो अगर ये दोनों ब्लॉक साथ में जा रहे हैं तो इनके बीच में फ्रिक्शन इतना लग रहा है और मैक्सिमम इतना लग सकता है, तो ये लग पाएगा कि नहीं 25 न्यूटन? हाँ लग पाएगा। हाँ लग पाएगा। अब लग पाएगा तो लग जाएगा, और लग जाएगा तो दोनों ब्लॉक साथ में ही जाएंगे। तो ये फ्रिक्शन लग पाएगा तो लग जाएगा तो दोनों ब्लॉक साथ में ही जाएंगे। अब दोनों ब्लॉक साथ में जा रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? टू पॉइंट फाइव। दोनों ब्लॉक साथ में 2.5 और दोनों के बीच का फ्रिक्शन कितना लगेगा? 50 न्यूटन के 25 न्यूटन? ट्वेंटी फाइव न्यूटन लगेगा। तो ये हमारा आंसर होगा। ये मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा, बट तुम लोग एक बार अपने अपने हिसाब से समझ लो जितना समझ में आता है। मैं इसको वापस एक्सप्लेन करता हूँ। इस मेथड में पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ में जा रहा है। ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, हमें पता नहीं, बट मैंने एज्यूम कर लिया। अब दोनों ब्लॉक साथ में जा रहे हैं तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेंगे हम। जगह नेट फोर्स बाय मास। अब मैंने एज्यूम किया कि दोनों ब्लॉक साथ में जा रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएन होता नहीं है, उसको मैंने एफ लिख दिया। मुझे पता नहीं कितना है, बट म्यूएन नहीं होता है, तो मैंने इसको एफ लिख दिया। अब मेरे को ये फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना है। ये फ्रिक्शन को निकालने के लिए मैं बी को सिस्टम मान लूंगा। बी पे फ्रिक्शन एफ लग रहा है और बी का एक्सेलरेशन 2.5 है। अब इसमें मैं न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा तो मेरा एफ का वैल्यू आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो अगर ये दोनों ब्लॉक साथ में जा रहा है, ऐसा हमने एज्यूम किया, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन इतना लगेगा। फिर हम लोग निकालेंगे कि मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है, जो कि म्यूएन होता है। यहाँ से बैंक करके लिखेंगे तो वो आ जाएगा 50 न्यूटन। अब हमें यहाँ से समझ में आएगा कि अगर साथ में जा रहे हैं तो इनके पे फ्रिक्शन 25 न्यूटन लग रहा है और मैक्सिमम 50 लग सकता है। तो ये 25 लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा? लग पाएगा। मतलब ये 25 न्यूटन लग, अब लग पाएगा तो लग जाएगा, और लग जाएगा तो ये दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे। अब साथ में जा रहे हैं तो फिर दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, और वही होगा जो कॉमन एक्सेलरेशन हमने निकाला था साथ में जाने वाला, और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा।
वो नहीं होगा, वो ये वाला होगा जो हमने निकाला था कि साथ में जा रहा है ऐसा मान के जो फ्रिक्शन निकाला था 25 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ गया। किसी को कोई भी डाउट है? अब इस फोर्स को मैं 150 कर देता हूँ, इस फोर्स को मैं 150 कर देता हूँ। फिर से मानता हूँ कि साथ में जा रहे हैं, तो फिर से कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा? नेट फोर्स बाय मास, जो कि आ जाएगा 7.5। अब फिर से साथ में जा रहे हैं तो इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जिसको मैं म्यू एन नहीं लिख सकता हूँ, उसको मैंने एफ लिख दिया। अब ये एफ निकालने के लिए मैंने बी को सिस्टम मान लिया। बी पे फोर्स इतना लग रहा है, बी का एक्सेलरेशन इतना है, ये एफ हो जाएगा न्यूटन लॉ से आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन 75 न्यूटन। फिर मैं निकालूंगा कि इनके बीच में मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है, जो कि म्यू इनटू एन होता है, वो फिर से 50 न्यूटन आएगा। और फिर से यहाँ पे ये आया कि अगर साथ में जा रहे हैं तो फ्रिक्शन इतना चाहिए, मैक्सिमम इतना लग सकता है। तो ये वाला फ्रिक्शन लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। अब ये फ्रिक्शन, तो अगर साथ में जा रहे तो फ्रिक्शन इतना चाहिए, बट इतना फ्रिक्शन लग ही नहीं पाएगा। ये दोनों साथ में जाएंगे कि अलग अलग जाएंगे? अलग अलग। अब ये दोनों अलग अलग जाएंगे तो इनके बीच में फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक लगेगा? काइनेटिक। वो 50 न्यूटन होगा कि नहीं, मैं होगा कि नहीं? V1 होगा। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन इतना आ गया। अब ये दोनों अलग अलग जा रहे हैं तो इनका एक्सेलरेशन ये नहीं होगा, कुछ और होगा, क्योंकि ये तो एक्सेलरेशन साथ में जाने वाला था। अब इनका एक्सेलरेशन निकालने के लिए दोनों को हम लोग अलग अलग सिस्टम मान लेंगे। इस पे फोर्स 150 न्यूटन लग रहा है, अब ये अलग अलग जा रहा है तो इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जो कि म्यू एन होता है, जो कि 50 है। तो हम लोग ए का एक्सेलरेशन निकालेंगे, वो हो जाएगा नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स ए पे 100 है और मास 10 है, तो वो 10 आ जाएगा। और बी का एक्सेलरेशन निकालेंगे, वो भी नेट फोर्स बाय मास होगा, नेट फोर्स पे 50 और मास 10 है तो 5 आ जाएगा। ये हमारा एक्सेलरेशन भी आएगा। कौन सा वाला मेथड इजी लगा? मेथड किस सेकंड मेथड? सेकंड होगा। इसको और दोनों मेथड समझ के याद रखना, कहीं पे फर्स्ट मेथड इजी होता है, कहीं पे सेकंड मेथड इजी होता है। किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। से एक बार प्रीवियस पेज दिखाना। ये क्वेश्चन तुम लोग हाँ सर, हो गया। ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, दोनों मेथड से ट्राई करना। पहले फर्स्ट मेथड से ट्राई कर लो।
इसका मास 5 kg है, इसका मास 10 kg है और यहाँ पे फोर्स 30 न्यूटन है। यहाँ का म्यू गिवन है तो मैं डायरेक्टली एफ मैक्स निकाल लेता हूँ। एफ मैक्स आ जाएगा म्यू इंटू एन 25 न्यूटन। म्यू 0.5 गिवन है, 0.5 इंटू 50 इज 25 न्यूटन। यहाँ का म्यू गिवन है 0.5, तो यहाँ का एफ मैक्स हो जाएगा 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 150, तो ये आ जाएगा 75 न्यूटन। और ये फोर्स को मैं चेंज कर देता हूँ, ये फोर्स को मैं 200 न्यूटन कर देता हूँ। तो अब दोनों का एक्सीलरेशन बताना है और दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना लगेगा ये बताना है, और यहाँ पे भी फ्रिक्शन कितना लगेगा ये बताना है। थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड, ये क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। ये 200 न्यूटन को मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो मुझसे क्लास में हाँ सर हो गया। क्या आंसर आया? एक्सीलरेशन ऑफ ए इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बी का एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पहले वाले मतलब सरफेस पे फ्रिक्शन बी का बोलो, बी का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दोनों अलग अलग चलेंगे। पहले हाँ 25 और नीचे वाले सरफेस पे 75 लगेगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है।
अब मैं बता देता हूँ, मुझे फिर से तुम लोग आंसर करो। यहाँ पे कौन किसको साथ में लेके जाना चाहता है? बी ए को साथ में लेके जाना चाहता है कि ए बी को साथ में लेके जाना चाहता बी ए को। बी ए को सर। है? तो साथ में कौन जाना चाह रहा है, ए की बी? ए। ए सर। हाँ, तो अब यहाँ पे फोर्स बी, ये फोर्स बी पे लग रहा है, तो फोर्स चाहेगा कि बी मूव करे और बी चाहेगा कि ए उसके साथ में जाए। तो ए साथ में जाना चाह रहा है। अब ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? ए को फ्रिक्शन साथ में लेके जा रहा है, फ्रिक्शन मैक्सिमम 25 लग सकता है, तो ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 25/5 दैट इज 5। और अगर ये साथ में जा रहे हैं तो इस पूरे को सिस्टम मान लेंगे। इस पूरे सिस्टम में एक 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है और एक पीछे 75 न्यूटन लगेगा। तो एक एक्सेलरेशन कितना जाएगा? नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स है 200 माइनस 75 डिवाइडेड बाय सिस्टम मास है 20, दैट इज ये आ जाएगा 125/20। 15 कितना आ जाएगा? मास 15 है सर टोटल। सॉरी मास 15 है, मास पुराना मास मैं ले रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन का। 125/15 ये आ जाएगा 25/3, ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ए मैक्सिमम 5 एक्सेलरेशन तक साथ में जा सकते हैं और साथ में जाकर एक्सेलरेशन 8 के आसपास कुछ है, तो फिर साथ में जाएंगे क्या अलग अलग जाएंगे? अलग अलग। अब अलग अलग जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम तो वो 5 के साथ ही जा सकते हैं और साथ में जा रहे तो एक्सेलरेशन 8 है, तो 8 के साथ में नहीं जा पाएंगे। अब अलग अलग जाएंगे तो फ्रिक्शन मैग्नेटिक लगेगा जो कि म्यू होता है, जो कि 25 है, तो फ्रिक्शन अब इतना लगेगा। अब दोनों का एक्सेलरेशन निकालने के लिए दोनों को अलग अलग सिस्टम मान लेंगे। इस पे आगे 200 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन 75 लगेगा। अब अलग अलग जाना है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है जो कि म्यू एन है, जो कि 25 है, और इसमें भी 25 लगेगा। इसका मास 5 kg है, इसका मास 2 kg है। तो ए का एक्सेलरेशन आ जाएगा नेट फोर्स बाय मास, और बी का भी एक्सेलरेशन आ जाएगा नेट फोर्स बाय मास। तो ए का एक्सेलरेशन इतना आ गया, बी का एक्सेलरेशन इतना आ गया, और ये भी इतना आ गया। हो गया? किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। बस आज यही तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क सर होमवर्क अभी सबसे मतलब पहले तो हाँ सर अभी ये जो मतलब क्वेश्चन था ऐसे में, अगर मैं काइनेटिक और स्टैटिक को अलग अलग फ्रिक्शंस दे दूं मतलब म्यू का वैल्यू, तो फिर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्या क्वेश्चन? हाँ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ तो सिलेबस में है क्या वैसा कुछ? हाँ सिलेबस में सब है। कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट सेम है, जो मैंने सिखाया उससे वापस वो भी सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तुमको समझ के करना है। समझने में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जब सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके सर। होमवर्क फ्रिक्शन का एक्सरसाइज बंद कर लेना। इसके अलावा एनएलएम का एक्सरसाइज 2 भी डिस्कस कर लेंगे, तुम लोगों ने होप सो कर लिया होगा। सब पार्ट 1 तक पहले मैं किया ये था। डिस्कस करूंगा, पार्ट 1 डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं ये डिस्कस करूंगा फ्रिक्शन एक्सरसाइज 1, तो वो पहले कर लेना, और फिर अगर वो हो गया डिस्कशन और टाइम बचा तो मैं एनएलएम का एक्सरसाइज का पार्ट 1 करूंगा। ठीक है? चलो ओके बाय।